नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ीकला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 9 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा। पीएम करेंगे बीमा सखी योजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को देंगे बड़ी सौगात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा सरकार से झटका। अपनी सीट से जीतने के बाद भी घर खाली करने का आदेश। हुड्डा ने सरकार से मांगा 15 दिन का समय। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का तीसरा दिन। कलाकारों ने बिखेरी संस्कृति की छटा। महोत्सव में अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत के सेक्टर 13 से 17 में आएंगे और वहां पर वे बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन प्लानिंग में जुटा है। अतिरिक्त सुरक्षा बल के लिए डीजीपी को पत्र लिखा गया है। मधुबन, करनाल और सोनीपत से अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा जाएगा। पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर होने वाला ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देगा। जब भी प्रधानमंत्री हरियाणा में आते हैं तो हरियाणा के लोगों को विशेष सौगात देकर जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धरा से की थी और अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे देश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और फिर भी उन्हें घर खाली करने का आदेश दिया गया है। हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आदेश दिया है। सरकार की तरफ से हुड्डा को कहा गया है कि उन्हें चंडीगढ़ में दी गई कोठी नंबर 70 खाली करनी पड़ेगी। हुड्डा ने कोठी खाली करने के लिए सरकार से 15 दिन का समय मांगा है। हरियाणा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर पहले से ही घमासान मचा हुआ है। अब सरकारी कोठी खाली करने के आदेश ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को कोठी पसंद आ गई है और विपुल गोयल ने कोठी के लिए आवेदन भी कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कोठी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा कमजोर पड़ गया है और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के पद पर होते हैं तो उन्हें कोठी खाली नहीं करनी पड़ती। साल 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे। उस दौरान उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर 7 में 70 नंबर कोठी अलॉट की गई थी। हुड्डा की कोठी खाली करने पर नए नेता प्रतिपक्ष को नया आवास दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आज तीसरा दिन है। यहाँ अलग अलग राज्यों के कलाकार अपनी अपनी कला की प्रदर्शनी कर रहे हैं। महोत्सव में हर दिन अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। कई राज्यों के कलाकार अपने राज्यों की संस्कृति की छटा कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर बिखेर रहे हैं। इस बीच लखनऊ के कलाकारों ने मंद्रा डांस से दर्शकों का मन मोह लिया और वहीं राजस्थान से आए कलाकारों ने ब्रह्म सरोवर के तट पर काल बेलिया नृत्य का प्रदर्शन किया। ये नृत्य राजस्थानियों की परंपरागत नृत्य है और महोत्सव के दौरान पूरे देश भर की संस्कृति से रूबरू हो लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। वहीं सुबह से लेकर शाम तक महोत्सव में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और शुक्रवार शाम को भी संध्या आरती हुई। इस आरती में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली शामिल हुए थे और ये महोत्सव 15 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। हरियाणा सरकार प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के बाद अब सरकार चूल्हे के धुएं से निपटने की योजना बना रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे पर खाना बनाने वालों को गैस सिलेंडर पर स्विच करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साल 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण खत्म करने को लेकर काफी गंभीर है और प्रदेश सरकार का मानना है कि पराली के धुएं से मात्र 5% प्रदूषण होता है, जिस पर राज्य में काफी हद तक नियंत्रण किया जा चुका है। प्रदूषण फैलाने वाले अन्य माध्यमों पर भी नियंत्रण की दिशा में अब सरकार काम करेगी। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में जहां इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी वहीं एनसीआर में अच्छी क्वालिटी के जनरेटर लगाने को प्रेरित किया जाएगा। जिन सड़कों पर मिट्टी ज्यादा उड़ती है उनको नए सिरे से बनाया जाएगा। वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3647 करोड़ रुपए के कुल परियोजना निवेश के साथ वर्ल्ड बैंक ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2498 करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही है।
हरियाणा में टैक्स चोरी के मामलों पर रोक लगाने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति और फर्मों की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इस पहल के लिए आबकारी और कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आबकारी और कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक पोर्टल विकसित किया जाए जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी की सूचना दे सके। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। हरियाणा के जींद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग की और गाड़ी पंजाब की ओर भगा ली। पुलिस ने भी गोली चलाई जो कि बदमाशों की कार में लगी और इसके बाद बदमाश कार को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और उसे एक तलवार और 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मौके पर पहुंचे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 2 बदमाशों ने गोहाना के एक व्यापारी से फिरौती मांगी थी। उसे फिरौती के रुपए नरवाना शहर के विश्वकर्मा चौक पर दिए जाने थे और इसकी सूचना सोनीपत सीआईए को लगी और पुलिस भी रात को बदमाशों निर्धारित समय पर भी विश्वकर्मा चौक पर पहुंचे और बदमाशों ने वहां पर पुलिस की गाड़ी देखी तो फायरिंग शुरू कर दी। वहां से उन्होंने अपनी कार पंजाब की तरफ भगा ली और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और इसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। चंडीगढ़ में 2 क्लबों के बाहर बम फेंकने वाले आरोपियों और पुलिस के बीच हिसार में मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोलियां लगने की सूचना मिली है। दोनों के घायल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हिसार के अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपियों को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ पुलिस और हिसार की एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। दोनों ओर से 10 से 12 राउंड फायर होने की खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तरफ से की गई फायरिंग में 2 एएसआई संदीप और अनूप का बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण गोलियों के लगने से बचाव हो गया और दोनों के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी हैं। आरोपियों की पहचान अजीत निवासी गांव खरड़ और विनय निवासी गांव देवा हिसार के रूप में हुई है और दोनों कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं और विनय ग्रेजुएट है। अजीत 10वीं पास है। अजीत पर पहले से आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस के साथ गोल्डी बराड के कहने पर चंडीगढ़ में क्लबों के बाहर बम फेंके गए थे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ऑल टाइम एक्शन में रहते हैं। वह अपने इसी अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं और हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज अचानक कैथल बस स्टैंड पर पहुंचे। अनिल विज के पहुंचते ही बस स्टैंड पर खलबली मच गई। परिवहन मंत्री अनिल विज कैथल के नए बस स्टैंड पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर विज ने तुरंत मौके पर ही बस अड्डे के संस्थान प्रबंधक सुनील और एक चालक मोनू को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए और इसके साथ ही मंत्री ने बस स्टैंड पर सफाई और शौचालयों में अव्यवस्था पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। बीच सिरसा में आयोजित जिला कष्टनिवारण समिति की बैठक से वापस लौटते समय कैथल बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद मंत्री अनिल विज के तेवर काफी गर्म दिखे और इस दौरान अनिल विज ने कहा कि जनता काम मांगती है, यदि काम नहीं करोगे तो कार्रवाई तो होगी ही। सारा हरियाणा के फ्लीट का मैंने डिटेल मांगी। जी कब आई थी, कितने किलोमीटर चल चुके, कौन कौन सी बस और क्या कंडीशन है उसकी। तो क्योंकि काफी बड़ा फ्लीट है तो मैंने इनको बोल दिया कम से कम 10-15 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में। सर गीता जयंती है, गीता जयंती में फिर बसों की कमी होगी। कोई कमी नहीं होगी, जितनी चाहिए होंगी उतनी देंगे। वो जो बसें आई हैं BS3 और BS4 बसें हैं सर, काफी पुरानी है, कहीं तो रास्ते में रुक रही हैं। जो कंडम बसें थी सर वो भेजी गई हैं। वो मैंने देख लिया है, जो धक्का मार रहे थे जिसको, मैंने सारी बस को चेक कराया है तो इसको हल करेंगे इसका। चुनावों में हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा AICC मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि CWC बैठक में चुनावों में हुई हार के बारे में चर्चा की गई। हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन सभी उम्मीदों के विपरीत हुआ। एग्जिट पोल में जैसे दिख रहा था, रिजल्ट के दिन वैसे नतीजे नहीं है। रिजल्ट वाले दिन हरियाणा में भारी अंतर से सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चुनावी गड़बड़ियों की वजह से हम चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और जल्द ही संगठनात्मक मामलों में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की रणनीति और आगामी चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारी को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है। वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को, उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। ऐसे ही हरियाणा चुनाव की रात रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया। लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही, पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर एवरी सिंगल वोटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोग बार बार ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग आपके आरोप को पूरी तरह से खारिज कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या, आप करेंगे क्या आगे? बात खारिज करने की नहीं है, बात है जवाब तो दीजिए। अगर आपने मुझसे अभी सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दिए बगैर आपका सवाल खारिज कर दूं, तो क्या आप संतुष्ट होकर इस कमरे से बाहर जाएंगे? आपकी संतुष्टि जवाब देने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से, तो जवाब तो दें पहले। वो शेरो शायरी करके चले जाते हैं, क्या वो जवाब होता है? 6 दिसंबर को किसानों ने पैदल दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने अंबाला में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस बार वे लोग शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली पैदल जाएंगे और उन्हें रास्ता देना सरकार की जिम्मेदारी है। शंभू बॉर्डर से जो पहला जत्था रवाना होगा उसमें खुद किसान नेता भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि उसके लिए सभी गाँव में जाकर अन्य किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं और उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है कि 6 दिसंबर को इस दिल्ली कूच में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाकर अपनी मांगों को मनवाएं। वहीं जब किसानों से सवाल किया गया कि क्या प्रशासन द्वारा उन्हें कहीं पर रोका गया तो क्या वे वहां पर रुकेंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का विषय है, जो 6 तारीख को किसान शांतमय ढंग से पैदल 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उसका लोगों को संदेशा देने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गिनती के अंदर शंभू बॉर्डर के ऊपर पहुंचो, अपनी गिनती बढ़ाओ। आप लोग अपनी फसल की बिजाई भी कर चुके हैं, तो आपसे के माध्यम से लोगों से विनती करना चाहेंगे कि आओ दिल्ली की तरफ। देश के अंदर MSP का गारंटी कानून बनवाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में किसान कूच कर रहे हैं, उसका संदेशा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तैयारी है, जत्थों के रूप में पैदल जाएंगे शंभू बॉर्डर से। जत्थों की गिनती समय के मुताबिक बना ली जाएगी कि कितने का जत्था भेजेंगे, तो जत्थों के रूप में पैदल बॉर्डर से सीधे जो अपना जहां घर के ऊपर बैरिकेड लगा रखे हैं और बैरिकेडों के अंदर से जाएंगे, बिल्कुल सीधे रास्ते दिल्ली जाएंगे। तो वहाँ तो बैरिकेडिंग हो रही थी, आपको पहले जाने नहीं दिया गया? वो अब सरकार देखेगी। सरकार पहले बोल रही थी कि इनको ये ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर क्यों जा रहे हैं। अब हम पैदल जाने का मन बनाया है कि पैदल जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे, शांतमय ढंग से जाएंगे। कहीं ना कहीं देश की सरकार को हमारी ट्रैक्टर ट्रालियों से डर लगता है और वो ट्रैक्टर ट्रालियां यहीं छोड़कर जाएंगे, इसलिए पैदल जाएंगे। अब ये सरकार का काम है कि रोकती है, जाने देती है। तो संख्या कैसे बढ़ाएंगे? संख्या बहुत कम होगी। घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों को संदेशे लगाएंगे, मीटिंगें करेंगे और मीटिंग करके लोगों को लामबंद करके मोर्चे के अंदर लेके आएंगे। फिर वहां से ब्योतबंदी बना के शांतमय ढंग से देश के लोगों को ये बताएंगे कि जैसे देश की आर्मी अनुशासनबद्ध तरीके से जाती है, जैसे देश का जवान अनुशासन में रहता है, वैसे देश का किसान भी अनुशासन में रह के संसद तक अपना मार्च लेकर जाएंगे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।